मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। खोया हुआ राज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। तो बाबा ने हमें इतनी गहरी गहरी बातें जो भी सिखाई हैं, वो सारी सूक्ष्म स्थितियों की बात है। तो उनको समझने के लिए आज हम एक एक्टिविटी करते हैं। सभी के पास डायरी एंड पेन है?
हाँ जी, डायरी एंड पेन आप अरेंज कर लीजिए अपने पास। ओके, आप उसमें 3 वर्ड्स लिखिए। रिजल्ट्स, पहला है रिजल्ट यानी कि परिणाम। दूसरा है स्थिति। और तीसरा है एक्शन यानी कर्म। अब इन तीनों का एक खास क्रम होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं इनका राइट ऑर्डर क्या है, राइट क्रम क्या है? कौन बताएंगे? ओके, बताइए। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ, फर्स्ट क्रम में है भाई जी स्थिति, हम्म। देन एक्शन, देन रिजल्ट। ओके, कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप इसका आज की मुरली के आधार पे? जी भाई जी, जैसे स्थिति ले, अगर मेरी स्थिति स्वराज्य अधिकारी की है, मेरी पूरी कंट्रोलिंग अपने ऊपर है, तो मेरे पास्ट कर्मा जो मेरे सामने आ रहे हैं, उन पास्ट कर्मा को मैं बहुत इजीली चेंज कर सकती हूँ। वो पास्ट कर्मा मेरे सामने आया, लेकिन मेरी स्थिति अच्छी है, तो मैंने एक्शन क्या लिया, मैंने अपनी वैल्यूज को हाई किया। और जो पास्ट कर्मा के रिजल्ट के रूप में मान लो एंगर और ग्रीड आ रहा है सामने से, जी। लेकिन मैं पीस एंड लव में हूँ, तो मैंने अपनी उन वर्च्यूज से वो टैकल किया, तो रिजल्ट क्या आया कि वो मेरी हायर वर्च्यूज या फ्रीक्वेंसी उनको भी चेंज कर देगी और वो हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, तो वो उसका रिजल्ट हो। यानी आप कह रहे हैं जैसी स्थिति होगी वैसे कर्म होंगे और वैसा ही रिजल्ट आएगा। जी ठीक है, किसी और का कोई ओपिनियन है तो ले लेते हैं। रेखा बेन, आपका क्या कहना है? ओम शांति भाई जी। जी। बहन की बात से मैं एग्री करती हूँ कि जब तक हमारी स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो हमारा कर्म स्थिति के अकॉर्डिंग ही होगा, और हमारा कर्म जब अकॉर्डिंग होगा तो बट नेचुरल कि हमारा परिणाम रिजल्ट जो आएगा वो अनुकूल रिजल्ट आएगा। थॉट प्रोसेस है हमारा, पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव में जाएगा रिजल्ट, और निगेटिविटी में है तो निगेटिव में जाएगा। जैसे आज का है स्वराज्य अधिकारी, तो हम स्वराज्य अधिकारी हैं, तो हमने अपनी कर्मेंद्रियों पर कितना अधिकार प्राप्त किया। मन, बुद्धि और संस्कारों को, कर्मेंद्रियों को, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों पर हमारा कितना होल्ड है, और फिर हम कौन सी स्मृति में हमें होना चाहिए कि हम कौन सी आत्मा है और हम किस लिए आए हम यहाँ पर, और किस लिए हमें अब विश्व महाराजन बनना है। तो स्वराज्य बनेंगे तब विश्व महाराज। इस लक्ष्य के साथ हमारा एक्शन भी अच्छा होगा, जब एक्शन अच्छा होगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव है, बेटर है। ओम शांति। किसी को ऐसा लगता है कि ये क्रम कुछ और भी हो सकता है? किस किस को लगता है? हाँ जी, ललिता बेन, आप बताइए। शांति भाई जी, कर्म ऐसा करो कि रिजल्ट अच्छा निकले और हमारी स्थिति भी ना बिगड़े। ओम शांति। स्थिति ना बिगड़े या स्थिति बन जाए? ठीक है, ललिता बेन ने बताया। और किसी का कोई इसमें अलग थॉट प्रोसेस, कोई नया आइडिया? हैंड रेज करेंगे, बताएंगे। हाँ जी, पार्टिसिपेट करना एक्टिवली सभी को। हाँ जी, आप बताइए वनीता बहन। जी, अगर हमारी स्थिति अच्छी है, श्रेष्ठ है, तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो आज की मुरली से आपको एग्जांपल लेके बता सकते हैं इसको 1 या 2 लाइंस में?
ठीक है, किसी का कोई और ओपिनियन इसमें? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। हाँ जी, हैंड रेज करेंगे जो भी बोलना चाहते हैं। हाँ जी, रामपाल भाई जी बताइए। ओम शांति भाई साहब। हाँ जी। हाँ, पहले तो एक्शन, रिजल्ट और फिर हमारी स्थिति बनेगी। तो आज के मूल्य के हिसाब से हमारी स्वराज्य अधिकारी, मतलब हमने एक्शन लिया, हमारे कर्मेंद्रियों को, सूक्ष्म स्थल को हमने अपनी उसको नियंत्रण किया, उसको अपने सत्कर्म पे लगाया। तो हमारा रिजल्ट, यदि हमने हमारी आंखों से या हमारे मन से हमने चिंतन किया, पॉजिटिव चिंतन किया, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और उस पॉजिटिव रिजल्ट के हिसाब से हमारी स्थिति हम बनाएं। तो इसका एक सीक्वेंस होगा, एक्शन, रिजल्ट और स्थिति। तो रामपाल भाई साहब ने बिल्कुल अलग बताया जो बाकी सब ने बताया। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि एक ही इक्वेशन दो तरीके से अभी अप्लाई हो रही है। तो और देखते हैं किसी के मन में कुछ हो रहता है तो। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति भाई जी। बुरा ना देखो, बुरा ना करो, बुरा ना सोचो। तो पहले करो या पहले सोचो? ओके, हाँ जी बताइए दिव्यश्री। ओम शांति। ओम शांति। संकल्प जब पॉजिटिव होंगे तो स्थिति जैसे होंगे, स्थिति जैसे होंगे तो स्थिति भी डेवलप होगा। ओके, शांति। ओम शांति। हाँ जी नीति बहन। शांति भाई जी, अगर हम जैसे कि कोई कर्म करने वाले होते हैं, उससे लग रहा है पेपर आ रहा है हमारे सामने, फिर भी एक सेकंड के लिए भी हम सोच जाते हैं ना उस समय कि क्या करना है, मेरे लिए राइट क्या है। तो ये तीनों प्रक्रिया ना एकदम से ठीक हो जाती है। माना जो स्थिति हमारी जो गिरने वाली होती है, वो ज्ञान जब उस समय तुरंत याद आता है तो स्थिति सही रहती है। बिगड़ते बिगड़ते मतलब बिगड़ती है, एक सेकंड के लिए जब याद आता है तो ठीक हो जाती है, अगर हम सोच लें पहले उस चीज को। कंट्रोलिंग पावर, जैसे आज बाबा ने कहा कि कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, तब भी हम स्वराज्य चला सकते हैं। और वो तो मनन चिंतन से और योग की शक्ति से ही आती है, और जब हम उसको करते हैं तो वो ऑटोमेटिक काम करती है, फिर ज्यादा युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है हमें। ओम शांति। ओके, ओम शांति भाई जी। हाँ जी। जैसे मैं मतलब मेरे हिसाब से तो पहले कर्म, फिर स्थिति, फिर रिजल्ट। तो जैसे कर्म के लिए हम जैसे बुरा वगैरह आज बाबा ने कहा ना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं करो, देखो नहीं, सुनो नहीं, सोचो नहीं, तो वो मेरे कर्म हो गए। तो मैं जब ये सब चीजें करूंगी नहीं, बुरा जैसे बोल रहे, तो मेरी स्थिति अपने आप ही उच्च स्थिति रहेगी। तो मेरी उच्च स्थिति रहेगी तो मैं अपने आप, जैसे बाबा ने कहा ना, स्वराज्याधिकारी तुम पहले अभी स्वराज्याधिकारी बनोगे, फिर विश्व राज्याधिकारी, फिर स्टेट के राज्याधिकारी। तो ये मेरी रिजल्ट हो जाएगी। ओम शांति। जी थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, और भी शेयर करना चाहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है निकल के। तो कौन बता सकता है कि दोनों अप्रोच में से या तीनों अप्रोच जो शेयर हुई है उसमें से कौन सी राइट है? कोई बता सकता है? किसी का कोई ओपिनियन? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। जैसे इक्वेशन तो पहले शेयर करी कि स्थिति, एक्शन एंड रिजल्ट, मगर इसको एक दूसरे प्रोस्पेक्ट से भी हम देख सकते हैं कि जैसे बाबा ने हमें नॉलेज दी है, अब हम कॉन्शियसली अपने एक्शन को करेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम कॉन्शियसली डेलिबरेटली अपने एक्शन को करेक्ट करते जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है और स्थिति भी ठीक होती जा रही है।
जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। जी, हम अपनी स्थिति को मेंटेन कर पा रहे हैं ना, हमें स्थिति मेंटेन करनी है, तो एक्शन भी हमारे एक्यूरेट होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। तो ये भी एक ज्ञान में आने के बाद ये भी एक इक्वेशन बनती है कि एक्शन हम कॉन्शियसली करेक्ट करें, तो फिर स्थिति भी अचीव होती जा रही है और रिजल्ट भी, आउटकम भी अच्छा आ रहा है। जी। ओके ओके, हाँ जी रवि भाई आप कुछ कह रहे हैं? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, हमारी स्थिति पहले मुझे अच्छा बनाना होगा, श्रेष्ठ चिंतन करना होगा, और हमारी स्थिति जैसी होगी उसके हिसाब से हमारा कर्म जो है हम कर पाएंगे, और कर्म के हिसाब से जो परिणाम है उसका वो हमारे सामने आता है। ये जो सीक्वेंस है, ये इसी सीक्वेंस के बारे में बाबा भी मुरली में आज बता रहे थे, और उसमें बाबा ने बताया कि हमें अपने स्थिति में स्थित रहना है, और स्थित रह करके ही हम दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। हाँ जी, तो आपके अकॉर्डिंग क्या इनका क्रम हुआ? मेरे हिसाब से जो क्रम होना चाहिए वो पहले स्थिति को ठीक करना होगा, फिर कर्म, और उसके बाद परिणाम। ओके ओम शांति। हाँ जी। वैसे देखा जाए तो ये एक सर्कल है, कंटिन्यू चल रहा है, और बाबा भी पहले हमें रिजल्ट दिखा रहा है। बाबा पहले हमें हमारा संपन्न और संपूर्ण स्वरूप दिखाता है, हमारे स्वमान ऊंचे स्वमान में स्थित करता है, चाहे हम उस स्वमान में स्थित नहीं हैं, हम उस रिजल्ट तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पहले हमारे सामने वो लक्ष्य दिखाया जाता है कि तुम्हें ये बनना है। फिर बाबा उसके लिए हमें तैयार करता है, फिर हम उसे कर्म में लेकर आ रहे हैं। जैसा जैसे बाबा बता रहा है वैसे वैसे हम कर्म में ला रहे हैं, धारणाओं में ला रहे हैं, और जैसे जैसे धारणाओं में ला रहे हैं हमारी स्थिति बन रही है। तो देखें तो स्थिति जैसी बनती जा रही है, फिर हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी रिजल्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन यदि बाबा के अनुसार देखें तो रिजल्ट, एक्शन और फिर स्टेज, स्थिति। वाह और वेरी गुड। शांति। राखी बहन ने बिल्कुल ही एकदम नई और एकदम बहुत ही अच्छी इंटरप्रिटेशन दी है इसकी। मतलब ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि रिजल्ट पहले है। बाबा जैसे आज भी कह रहे थे कि क्या कहेंगे, बने हुए बन रहे हैं या कहेंगे बने ही हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा इंटरप्रिटेशन राखी बहन ने दिया, और राखी बहन ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि प्रोसेस लीनियर होने के बजाय सर्कुलर है। तो इस बात की और डेप्थ में आगे देखेंगे। हाँ जी उमा बहन आप कुछ कह रहे हैं? ओम शांति भाई जी, मेरा थोड़ा डिफरेंट है। प्रैक्टिकली अगर नॉर्मल पर्सन का योग से परिणाम अच्छे आएंगे तो उसकी स्थिति भी अच्छी होएगी, और स्थिति को देखते हुए फिर उसके कर्मों की स्टेज ऊपर होएगी। जी जी तो पहले परिणाम, फिर स्थिति, फिर कर्म। थैंक यू जागृति बहन। ओम शांति भाई जी, अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो महाभारत में ऐसा हुआ था कि कुंती का पुत्र जो था कर्ण, उसकी भी मृत्यु हुई, द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी हत्या हुई, और गांधारी के 100 कौरवों की भी मृत्यु हुई। पर तीनों की स्थिति के अनुसार तीनों ने रिएक्ट किया। जहाँ पे कुंती ने अपने आप को गिल्ट में डाल दिया कि बिकॉज उन्होंने कर्ण को कभी अपनाया नहीं, उसको इंसाफ नहीं दिया, तो वो उस गिल्ट में चली गई। और जो गांधारी है उसको ये गुस्सा आया कि कृष्ण की वजह से महाभारत हुआ है, तो उसने अपने पुत्रों का जो बदला लेने के लिए कृष्ण को श्राप दे दिया। और द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला, फिर भी अश्वत्थामा कृष्ण को बोलती है इसको माफ कर दो क्योंकि ये गुरु पुत्र है। तो जैसी हमारी स्थिति होती है मन की, अगर सेम सिचुएशन भी आए तो हम हमारे मन की स्थिति के हिसाब से आगे के कर्म करते हैं,
और वो कर्म के हिसाब से वापस रिजल्ट आता है। तो ये सर्कुलर मोशन ही है, पर वी हैव टू वर्क ऑन आवर ओन मेंटल लेवल, क्योंकि कोई भी सिचुएशन अगर एक फैमिली मेंबर्स में भी एक ही होती है, पर हर फैमिली मेंबर अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अलग तरीके से एक्शन लेता है। थैंक यू। ओम शांति। जी, ओके। किसी को कुछ और शेयर करना है इसमें? कोई और थॉट प्रोसेस कि पहले क्या आएगा? तो इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें सारे ही आंसर वैसे सही थे, लेकिन हमें ये समझना है, जैसे आज बाबा ने कहा कि स्टेजेस हैं, जैसे अधिकारी हैं या पुरुषार्थी हैं। 2 स्टेजेस बताया, दोनों में फर्क है। तो क्या फर्क बाबा ने बताया? स्वराज्य बनने के अधिकारी और स्वराज्य बनने के पुरुषार्थी 2 स्टेजेस हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो भी शेयर करना चाहें क्विकली शेयर करें। पुरुषार्थी और अधिकारी दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ जी। जी भाई जी, जो अधिकारी है ना, वो तो उसकी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है, मन बुद्धि संस्कार वो उसके कंट्रोल में है। जब चाहे जैसे चाहे वो संकल्प क्रिएट कर सकता है, मन को मोल्ड कर सकता है, अपने आप को समझा सकता है जैसे ना, और उसके अकॉर्डिंग एक्शन कर सकता है। और जो पुरुषार्थी हैं, वो क्या है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल रहे, सीन जैसे आए तो मैं ज्ञान के अकॉर्डिंग रिएक्ट करूँ, तो वो कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्ट्रगल है वहाँ पर थोड़ा, तो वो अधिकारी नहीं है। माना स्थिति डगमग है, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही है वहाँ पर। जी, तो सभी डायरी में ये नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं ये बात कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की 2 अप्रोचेज हो सकती हैं। एक हो सकती है इनसाइड आउट अप्रोच और दूसरा हो सकता है आउटसाइड इन अप्रोच। कोई बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ जी। भाई जी एक मिनट रिपीट कर दीजिए। ये हमने कहा कि 2 अप्रोच हो सकती हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन या स्वपरिवर्तन की, इनसाइड आउट और आउटसाइड इन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन शेयर करना चाहेंगे? इनसाइड आउट और आउटसाइड इन। तो आपको शेयर करना है, वन वे नहीं चलेगा। हाँ जी। बहुत अच्छे चिंतन करने वाले भाई बहन हैं, आप शेयर करेंगे तो सभी को उससे लाभ होगा। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। शांति। आउटसाइड और इनसाइड चेंजेस, इसमें जैसे आपने बोला ना अधिकारी, जी। कि अधिकारी मतलब जो जैसे कोई रॉयल फैमिली की आत्मा है, पहले से ही कोई अधिकारी है, उसको पता है मैं रॉयल फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, वैसे ही मेरे मतलब कर्म है, वैसे ही मेरी संकल्प है, वैसे उसका आउटसाइड भी बिहेवियर वैसा ही होगा। जैसे बाबा हमें सब मान देता है, वैसे ही हम अगर अंदर इनसाइड पुरुषार्थ करते हैं तो हमारा आउटसाइड भी बिहेवियर वैसा होता है ना। लेकिन आउटसाइड टू इन भी हो सकता है, उसको बोलेंगे पुरुषार्थी। जैसे हम बोलते हैं कि हमने मीठा खाना छोड़ता है ना, तो हम मीठा पहले बाहर से छोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे हमारा संस्कार बन जाता है, तो आउटसाइड टू इन हो गया ना, है ना। तो कई बार जब अगर संस्कार चेंज, हम इनसाइड टू आउट भी कर सकते हैं, आउटसाइड टू इन भी कर सकते हैं, ये है। ओके। इसको बोलेंगे पुरुषार्थी और अधिकारी। अधिकारी मतलब
अंदर से सब राज्याधिकारी होगा तो वो बाहर भी कर्म वैसे सही करेगा। लेकिन अगर वैसे नहीं हो रहा हमसे, तो पहले हम, जैसे हमारे घर एकदम गेस्ट आ जाते हैं, हम अटेंटिव हो जाते हैं ना बाहर से, तो हमारे बोल भी सही निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वो आउटसाइड इन हो जाता राइट है ना। तो जी जी दोनों तरफ से हो सकता है वो, लेकिन आउटसाइड टू इन टाइम लगता है, हम्म उसमें टाइम लगता है बहुत, ओके क्योंकि हम क्या करते हैं, घर में अलबेले हो जाते हैं, गेस्ट के सामने अटेंटिव हो जाते हैं। हम्म लेकिन अगर हम इन टू आउट जाएंगे तो वो हम संस्कार के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, कि मेरा संस्कार शांत रहने का है, कोई भी सिचुएशन आ जाए तो मैं स्टेबल रहूंगी, जी तो वो इनसाइड टू आउट हो जाएगा। ओके थैंक यू यही बाबा बोल रहे हैं कि अगर आपको याद रहेगा कि आप कौन सी आत्मा हो, आप कौन सी हो, पूर्वज हो, अधिकारी हो, आप जड़ें हो, है ना, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो वैसे हमारे इनसाइड टू आउट कर्म वैसे हो जाएंगे। ओके ओके शॉर्ट ठीक में है, ही आंसर करना है राइट हाँ हाँ जी ठीक है, थैंक यू यही। ओके और कौन शेयर करना चाहेगा एक्यूरेटली क्या डिफरेंस है इनसाइड आउट अप्रोच में और आउटसाइड इन अप्रोच में, और आपके लिए कौन सी अप्रोच आपको इफेक्टिव लगती है? शिखा बहन आप शेयर करेंगे? ओके वनीता बहन हाँ जी जी ओम शांति। अकॉर्डिंग टू बाबा, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अपने शूद्र पने को बाहर निकालना और ब्राह्मण पने को धारण करना। ओम शांति। ओके क्वेश्चन ये नहीं था वैसे। जो बोलना चाहते हैं हैंड रेज करेंगे तो हमें दिखाई देगा। हाँ जी ओम शांति। तो इनसाइड आउट और आउटसाइड इन में डिफरेंस ये कि एक होता है कि हम पहले बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होने का वेट करें, या चेंज होता है और वो हमें हेल्प करता है इनसाइड चेंज करने के लिए। और दूसरा है कि जैसे बाबा कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा या सब विश्व बदलेगा, तो पहले हम बदल जाए तो फिर एनवायरनमेंट अपने आप चेंज हो जाएगा। तो आउटसाइड इन और इनसाइड आउट, तो आई थिंक दोनों तरह से वर्क करता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, बट हाँ इनसाइड आउट अप्रोच बेटर काम करती है। ओके सोनिया बहन आपका क्या कहना है? ओम शांति। जी ब्रदर, हमने पहले ज्वाइन नहीं किया, पर हमें जो क्वेश्चन समझ आ रहा है उसके हिसाब से हमें यह कि जैसे एक होता है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, एक सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, है ना। तो सूक्ष्म हो गया इनसाइड और स्थूल आउटसाइड। तो हमें जैसे कि हम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखें तो दोनों ही चीजें वर्क करती हैं। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें एक्शन पर, कि हम क्या कर रहे हैं, स्थूल में क्या कर रहे हैं हम। जैसे कि हम बोले कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे अंदर चेंज आएगा। लाइक हम, अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई सूक्ष्म में चेंज चाहिए, कि हमें मेंटल में अगर देखें कि हमें अपनी माइंड में बहुत परिवर्तन चाहिए, तो हमें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना पड़ेगा। हमें एक्सरसाइज करनी होगी, तब हमारा माइंड एक्टिव होगा, तब हमें वो अच्छे से हेल्प करेगा अच्छा सोचने में। यानी जैसे योगा से योग की तरफ, अगर हमारा योगा में अगर हम फिजिकली करते हैं एक्सरसाइज, तो हमारा योग भी अच्छा होगा। अब इधर से अगर हम सूक्ष्म से चले स्थूल की तरफ, अगर हमारा योग अच्छा होगा तो हमारा एक्सरसाइज करने को मन भी करेगा, हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल भी होगा। तो इस तरह से हम स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल की तरफ समझ सकते हैं, पर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जैसे अभी शिखा सिस्टर ने शेयर किया कि टाइम टू टाइम हमें देखना पड़ता है कि हमारी नीड कैसी है। जी जी सोनिया बहन आपने बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन किया डिस्कशन में। सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म, और हमारी स्थिति कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच चेंज या चूज कर सकते हैं, क्योंकि हम मालिक हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। ओके ये आप शेयर करेंगे ऑफ इन द चैट, आपका नाम नहीं है। ओके
ओम शांति भाई साहब। हमारे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में जो इनसाइड से इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड, आज के मूल्य के हिसाब से यदि हम कहें कि स्वराज्याधिकारी और पुरुषार्थी, तो जब हम स्वराज्याधिकारी हैं तो इनसाइड से आउटसाइड, यदि हम हमारा नियंत्रण है, हम लोग हमारे कर्मेंद्रिय के ऊपर नियंत्रण है और हमने कोई धारणा की है, तो इनसाइड से आउटसाइड जो बाहर की ओर जाएगी ताकि हमको देख के दूसरों को उसको धारण करेंगे। और आउटसाइड से इनसाइड हम यदि पुरुषार्थी हैं, कोई चीज हमें सीखनी है कि उसका परिणाम हमें क्या हो सकता है, तो हम आउटसाइड की परिस्थितियों को देख के कि इसके रिजल्ट भयानक हो सकते हैं या हमारे से कोई अवज्ञा हो रही, तो हम उस चीज को धारण करके हमारे अंदर पुरुषार्थीपनी का वो सुधार करके लाएंगे। तो ये इसको ट्रांसफॉर्मेशन आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। जी बहुत अच्छा। अच्छा, आप सभी से एक क्वेश्चन है कि सेवा करते करते स्थिति अच्छी बन जाती है। सेवा करते करते स्थिति अच्छी बन जाती है, ये इनसाइड आउट है या आउटसाइड इन है? हाँ जी सर, ये भाई जी, ये आउटसाइड इन है। अगर देखा जाए फिजिकल सेवा हो रही है, दोनों ही तरह से देख सकते हैं। अगर फिजिकल सेवा है, कर्मणा सेवा है, तो आउटसाइड इन है, और अगर मनसा सेवा है तो इनसाइड आउट है। जी, बहुत ही अच्छा बताया। अगेन वैल्यू एडिशन। तो जैसे कि स्थूल सेवा का हम सभी समझ सकते हैं ये कि जब हम सेवा करते हैं तो हमारी स्थिति अच्छी बन जाती है, अर्थात हमें लाइफ में इस बात का भी एक्सपीरियंस है कि आउटसाइड इन भी काम करता है, इनसाइड आउट तो काम करता ही करता है, वो तो निश्चित है। तो हमें ये समझना है, ये बहुत एक गहरी समझने की बात है कि लाइफ में जब कभी कभी इनसाइड आउट अप्रोच काम नहीं करती है, और कई बार नहीं करती क्योंकि हमें सही विधि से वो लगाना नहीं आता, तो उस समय हमें निराश होने की बजाय या एक्शन छोड़ने की बजाय फिर हमें आउटसाइड इन अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। मतलब कि हम छोटे छोटे ऐसे एक्शन लेने लगे जिसका हमें तुरंत अच्छा रिजल्ट दिखने लगे, फिर हमें उसमें निश्चय बैठता है और हमारी स्थिति बन जाती है। तो जब ये कहा जाता है ज्ञान में शुरू शुरू में आने के बाद कि आप एक्सपेरिमेंट करिए ज्ञान को कुछ दिन, या बाबा की हर एक बात को एक्सपेरिमेंट करो, यानी उसे एक्शन में लेकर आओ, उसका फिर रिजल्ट दिखाई देगा, फिर स्थिति बन जाएगी, फिर वो एक्शन द्वारा रिपीट होगा, यानी वो साइक्लिकल प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं कोई, या इसको पहले हम एक बार देख लेते हैं पूरी साइकिल को। तो अपनी डायरी में आप इस तरह से बना सकते हैं, एक्शन हमने लिया, फिर हमें उसका रिजल्ट मिला। तो अपने पूरे दिन की दिनचर्या में हम देख सकते हैं कि कोई भी हम छोटा सा एक्शन लेते हैं, मान लीजिए कि बहुत छोटे से छोटा एक्शन है कि अपने जहाँ भी हम रहते हैं उस स्थान को, अपने सेवा स्थान को या अपने रूम को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना, बेटर तरीके से मेंटेन करना। जैसे ही वो एक्शन लिया, उसका जो रिजल्ट आता है उससे फिर स्थिति बन जाती है। तो एक्शन है, फिर रिजल्ट है, फिर स्टेज है। लेकिन आज के डिस्कशन से ये भी हम सब ने ऑब्जर्व किया कि तीनों में से हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं एक्चुअली। राखी बहन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया कि बाबा ने हमें पहले रिजल्ट दिखाए, रिजल्ट आता है तो फिर एक्शन होता है। इसीलिए आप जो इसमें एरो का साइन देख रहे हैं, कोई बता सकते हैं इसमें जो एरो का साइन लगा है वो क्या दर्शा रहा है? हाँ जी बताइए। ओम शांति भाई जी, यही बता रहा है, जैसे अभी आपने कहा ना कि हम किसी भी तरह से काम कर सकते हैं, रिजल्ट देख के कर सकते हैं जैसे राखी बहन ने बताया, या हम एक्शन लेके कर सकते हैं या स्टेज लेके कर सकते हैं। तीनों तरह से आपने जो एरो दिए तीनों तरफ से दर्शा रहा है इसको। ओम शांति। जैसे ये इंटरडिपेंडेंट है कि उनमें से हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अभी बीच में एग्जांपल लेके लास्ट वीक जैसे नवरात्रे थे,
तो हमने मुरली क्लास के बीच में गरबा किया। गरबा यानी जैसे बाबा के साथ ये सीन क्रिएट किया कि हम सूक्ष्म वतन में हैं, बाबा के साथ गरबा कर रहे हैं। अब उसमें बहुत सी आत्माएं हैं, सबकी अलग अलग स्थिति थी। कोई बहुत लो फीलिंग में भी थे, कोई नॉर्मल थे, कोई एकाग्र थे मुरली में। लेकिन सबके जैसे रिजल्ट जो सामने आए कि हमारी स्थिति पहले बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन गरबा जैसे किया, वो हाई वाइब्रेशन फील किए, वो स्टेट उनकी एकदम से बन गई और फिर उसके बाद वो बाबा के प्यार में खो गए, चाहे वो पहले स्थिति नहीं थी। तो ऐसा हम कुछ अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि वो बातें आती हैं, हम अंदर से कभी उदास हो जाते हैं, बिना कारण स्थिति डाउन भी हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें जो हमें वापस हमारी उस स्टेज पर ले आए, तो वो अभ्यास हम कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें इंटरडिपेंडेंट है कि हम रिजल्ट को सामने रख करके उसे एक्शन में लाएं, या रिजल्ट को देखकर कभी स्थिति भी बन जाती है। बाबा जब आते हैं तो पहले कहते हैं कि मैं विजयी रत्नों से मिलने आया हूँ। हमें बाबा डायरेक्ट विजयी रत्न के रूप में देख रहा है और देख करके हर्षित भी हो रहा है, चाहे हम उस स्थिति को फील नहीं कर रहे, लेकिन बाबा कह रहा है तो हम फील भी करने लगते हैं। और फिर बाबा वो बनने के लिए हमें धीरे धीरे वो एक्शन में लाने की, पुरुषार्थ में लाने का फिर तरीके बताते हैं, और वो सुनते सुनते फिर से हमारी स्टेज बन जाती है। तो ये तीनों बातें इंटरडिपेंडेंट हैं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जी, बहुत अच्छी आज गहरी गहरी बातें निकल के आ रही हैं, बहुत वैरायटी ऑफ थॉट प्रोसेस चल रहा है। हाँ जी, कोई और शेयर कर रहे थे? हाँ जी। ओम शांति भाई जी। एक जो अपने अभी ईश्वर के उस पे जो माउंट आबू में इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें एक महात्मा थे जिनके पास माउंट अपने यहाँ से वो इनवाइट करने गया, तो उसने कहा कि हम तो ब्रह्मा कुमारी इसको नहीं मानते और उनकी कोई बात हम बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने अपने व्यक्ति से कहा और कहा कि वो बाहर इंतजार कर रहा है आपसे मिलने के लिए, बोले बैठा दो उसको, अभी बैठा रहा। और वो अपने मीटिंग में व्यस्त हो गए। मीटिंग के बाद वो भूल भी गए, भूलने के बाद उन्हें ये भी नहीं याद कि किसी को हमने समय दिया, वो बाहर बैठे हैं। और वो भाई जी बैठे थे बाहर, इंतजार करते रहे धैर्यता पूर्वक। फिर वो किसी काम से सब कुछ खत्म होने के बाद बाहर निकले, तो उन्होंने कहा अरे आप अभी तक बैठे हैं, गए नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। तो बोले मैं जिस संस्था का व्यक्ति इतना धैर्यवान हो सकता है, तो वो संस्था कितनी महान हो सकती है। तो मैं जरूर अब माउंट आबू भी जाऊंगा और वहां जरूर मेरी जाने की इच्छा हुई कि एक वहां का भाई इतना धैर्यता पूर्वक बैठा हुआ है और मेरे इंतजार में एक भी बार दोबारा रिमाइंड नहीं करा रहा। इस बात से वो इतना प्रभावित हुए। तो आउटसाइड इन, इनसाइड आउट, दोनों चीजें इसमें एस्पेक्ट आ गए भाई जी। ओम शांति जी, थैंक यू। हाँ जी, सोनिया बहन आप कुछ कह रहे हैं? जी ब्रदर, सेम जैसे सिस्टर ने बोला, तो बाबा की ही वचनों में कि जब लक्ष्य सामने होता है तो लक्षण वैसे आ जाते हैं। तो रिजल्ट हमारा लक्ष्य हो गया और हमारे लक्षण एक्शन हो गए, तो फिर हमारी स्टेज बन जाती है। तो ये 2 एरोज 2 वेज इसी तरह से दिखा रहे हैं कि कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, पर फिर भी बाबा कहता है लक्ष्य सामने रखना है तो लक्षण आ जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी। जी भाई जी, जैसे हमने ये भी देखा कि एक्शन हम जो कर रहे हैं ना, कभी कभी जो हम दूसरों के लिए जो बेस्ट है, व्हाट इज बेस्ट फॉर अदर्स, वो अगर हम करना शुरू कर देते हैं तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और उससे स्थिति अच्छी हो जाती है। जैसे बहुत बार बाबा भी मुरलियों में अलग अलग टाइप से भी हमें बताते हैं। राखी पहनने का जैसे वो भी ठीक है, और बाबा कई बार क्या कहते हैं, देना ही लेना है। तो हम जब देना स्टार्ट करते हैं, मतलब आउटसाइड इन देना स्टार्ट करते हैं, तो फिर रिटर्न हमें क्या मिलता है। अगर हम किसी को खुशी दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, तो उसका आउटकम वो आता है, फिर रिजल्ट आता है उसका। वो अच्छा आता है तो फिर वो भी हमारी स्थिति बनाता है, उमंग उत्साह में लाता है हमें। तो ये जी। तीनों ही इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। ओके, अभी हमें एक नेक्स्ट एक्टिविटी और करनी है। उसके लिए हमें 3 वॉलंटियर्स चाहिए जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। 3 वॉलंटियर्स। तो 5 मिनट्स का टाइम है आपके पास टू गेट रेडी इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट। 3 वॉलंटियर्स। मीनवाइल हम एक और पॉइंट लेते हैं। शायद 31 दिसंबर 1991 की मुरली है।
कोई क्विकली बता सकता है अगर किसी के पास है तो उस मुरली का टाइटल क्या है? 31 दिसंबर 91। किसी के पास बुक तो होगी, बता सकते हैं? हाँ जी। यथार्थ चार्ट यथार्थ चार्ट का और परिवर्तन। ओके ओके, चलो शायद एक और मुरली है, उसमें बाबा ने बताया है 4 प्रकार की सत्ताएं होती हैं। आई गेस 91 की ही मुरली है। 4 प्रकार की सत्ताएं कौन कौन सी बताई हैं? चार प्रकार की सत्ताएं। हाँ जी, दीपिका मैडम आप बताइए। हाँ जी भाई जी, 4 प्रकार की सत्ताओं में बाबा ने बताया था धर्म सत्ता, राज सत्ता और विज्ञान सत्ता। हाँ साइंस की सत्ता का बताया था बाबा ने, और एक मुझे याद नहीं आ रही। वही आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। तो वही वही हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आउटसाइड इन अप्रोच भी कई तरीके से बाबा ने मुरलियों में बताई है। श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सत्ता है, आउटसाइड इन अप्रोच है। जब छोटे बच्चे या कोई भी खेलने जाते हैं स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स खेलते खेलते या उसके बाद हमारी स्थिति कैसी होती है? कैसी स्थिति होती है, कौन बताएंगे? खेलने जाने से पहले और खेलने के बाद या खेलने के दौरान क्या डिफरेंस आता है स्थिति में? बताइए। जी भाई जी, एक तो डिपेंड करता है, हम खेल खेल रहे हैं तो वो कंपटीशन है, तो उसके लिए स्थिति अलग अलग होगी, लेकिन अगर कंपटीशन नहीं है, हम इंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं, तब अलग अलग होती है। जी, तो अगर कंपटीशन है तो हम प्रिपरेशन करते हैं, फिर थोड़ी एक्साइटमेंट होती है शुरू में, लेकिन जब खेलने लगते हैं तो अगर मैं अच्छा खेल रही हूँ मतलब तो मुझे लाइट फील होता है, और अगर थोड़ा होता है कि मुझसे गलती हो रही है, नहीं ठीक खेल पा रही, तो फिर थोड़ा प्रेशर भी फील होता है। और अगर विन कर लेते हैं तो फिर तो बहुत ही अमेजिंग स्टेज होती है। हाँ जी, तो बेसिकली क्या होता है, आउटसाइड इन अप्रोच को अगर हम देखते हैं तो खेलने से उमंग उत्साह आ जाता है, एनर्जी आ जाती है, राइट। ओके, तो 3 वॉलंटियर्स कोई है हमारे पास, हैंड रेस करेंगे? इतने सारे भाई बहनों में से 3 वॉलंटियर्स चाहिए। ओके, जो वीडियो ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, ओके। और कौन है? ओके, शेख बिन आप भी वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, तो आज बाबा ने बताया कि संगम युग की नीति और सतयुग की राजनीति, सतयुग की नीति और द्वापर कलयुग की नीति, 3 तरह की नीतियां होती हैं, राइट। तो आप तीनों उनको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप चूज कर सकते हैं।
तो सोनिया बहन दिखाई दे रहे हैं। पहले सोनिया बहन आप कौन सा चूज करेंगे? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, सॉरी सॉरी, अनम्यूट ही रखिएगा। जी जी भाई जी, मैं संगम युग की राजनीति। ओके ठीक है, संगम युग। और निर्मल बहन आप? कोई भी दे दीजिए भाई जी, या द्वापर कलयुग की दे दीजिए। ओके ठीक है, तो शिखा बहन को बाय डिफॉल्ट फिर सतयुग का मिल गया। ठीक है, तो अभी आप सोचिए कि आप तीनों जगह के राजा हैं, राज्याधिकारी हैं, लेकिन आपकी क्या क्या नीतियां हैं वो आप बता रहे हैं। ठीक है, तो सोनिया बहन है संगम युग के पहले, तो सोनिया बहन बताएंगे कि आपके यहाँ की नीति क्या है। मेरे यहाँ की नीति है कि योग की शक्ति के द्वारा हर कर्मेंद्रिय हमारे ऑर्डर में है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। एक एक बताएं सर या सारी बता दें भाई जी? सारी बताते जाइए आराम आराम से। अच्छा, हम संस्कारों के वश नहीं है, लेकिन संस्कार हमारे वश में है और श्रेष्ठ नीति में कार्य में लगाते हैं हम। और जो हमारे श्रेष्ठ संस्कार हैं उसके प्रमाण ही हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, यानी जो हमारे श्रेष्ठ कर्म हैं उसके प्रमाण ही हम संबंध संपर्क में आते हैं। ये है हमारी स्वराज्य की नीति। लेकिन आपके राज्य में चैलेंजेस भी आते होंगे, तो आप कैसे रक्षा करते हैं फिर? बाबा है ना, सबसे पहले तो बाबा को साथ रखते हैं। पहली बात, जब बाबा बोलता है कि मुझे साथ रखो, तो बाबा को हमेशा साथ रखते हैं, उसको पहले रखते हैं। उसके डिसीजन वो लेता है, हम उसके पीछे चल देते हैं। डिसीजन लेता है, इसको हम सुपरफिशियल वे में नहीं बोल सकते हैं। मीन्स हम, बाबा जो हमें ज्ञान देता है ब्राह्मण आत्मा बन के, जैसे कि हमें ब्राह्मण आत्मा की डेफिनेशन भी याद रहती है, हम ब्राह्मण आत्मा है तो कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा क्या पॉइंट है हमारे पास ब्राह्मण आत्मा होने के, स्वराज्य अधिकारी होने के नाते जो संगम युग में, कि हम ब्राह्मण हैं। तो हमें जब ब्राह्मण की परिभाषा याद होती है तो हमें याद रहता है कि हमें मुरली क्लास अच्छे से अटेंड करनी है, बाबा जो हमें शिक्षाएं दे रहा है उसको हमने फॉलो करना है, हमने बाबा के श्रीमत को फॉलो करना है। तो फिर तो फॉलो फादर, आपके राज्य का आधार क्या है? आपकी राज्य शक्ति का आधार क्या है संगम युग में, संगम युग की नीति का? राज्य शक्ति रिपीट कीजिएगा भाई जी। किन शक्तियों के आधार पे आपका राज्य चलता है? हमारी अष्ट शक्तियां हैं जो बाबा ने हमें बताई हैं। ओके, अष्ट शक्तियों के आधार पर हमारा राज्य चलता है और उसके ऊपर हम उनको सही से यूज कर पाए उस समय जब हमें जरूरत है। बाबा जो मुरली में बोलते भी हैं कि सही समय पे अगर यूज कर पाएंगे तो ही वो आधार होंगी, नहीं तो फिर हम अधीनी हो जाएंगे। जी ठीक है, अभी सतयुग में चलते हैं और सतयुग के महाराजन से पूछते हैं कि उनके राज्य में व्यवस्था कैसी है। तो यहाँ तो हम अपना प्रारब्ध ही खाते हैं। तो सतयुग में तो ऐसा लक्ष्मी नारायण का एक छत्र साम्राज्य है और अबंडेंस मेंटालिटी है कि किसी के लिए कुछ कमी नहीं है, जो जितना चाहिए वो ले सकता है। और पवित्रता आधार है, जो भी सतयुग में इस समय है उसका पवित्रता ही आधार है। और बहुत कम संकल्प से ही सारी बातचीत हो जाती है और ज्यादा शब्द यूज नहीं करने पड़ते हैं। और बाकी सारे पुण्यात्माओं के साथ इंटरेक्शन है, तो सब सदा सुखी सुख है यहाँ पे। तो यहाँ पे धोखा नहीं है, चोरी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ सुख है। और नीति यही है कि सबको एक समान समझना है। मतलब पुरुषार्थ भी नहीं है, वो तो समझते ही हैं सब अपने आप ही कि सब एक समान है। लेकिन आज की मुरली से कुछ इम्पोर्टेंट बात जो बाबा ने बताई कि सतयुग की जो नीति है वो कैसी है, क्या है उसमें, एक इम्पोर्टेंट बात अभी रह गई है। ऐसे याद नहीं आ रहा। ओके,
तो ओके, निर्मल बहन आप अपना बताएंगे, शिखा बहन वाला बताएंगे? थोड़ा सा वो सत्युग का रह गया ना जो पॉइंट की, वहां परिवार जो है वो स्नेह से चलेगा, नेचुरल है ना, तो प्रजा नहीं है, वो परिवार स्नेह और संबंध से चलेगा, ये बाबा ने कहा। वहाँ परिवार की नीति है, परिवार की नीति है वहां पर। तो पिता जो है वो बहुत स्नेह से सारी पालना करता है। और जो द्वापर और कलयुग की राजनीति है, तो अभी क्या हो रहा है, मैं फेस करके आई हूँ, सतयुग की राजनीति भी सब है, लेकिन अभी अब मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि मेरी जो प्रजा है या मेरा परिवार है, वो अब थोड़ा सा विद्रोही होता जा रहा है। वो सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में शिफ्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा विद्रोही हो रहा है और वो थोड़ी मनमानी की डिमांड करने लगा, वो मनचाहा करने लगा, वो बिल्कुल अपने राजा को फॉलो नहीं कर रहा। तो वो मैनेजमेंट मेंटेन रहे, उसके लिए मैंने क्या करा, लॉ एंड ऑर्डर, मतलब मैंने लॉज बनाए कि ताकि वो मेंटेन रहे मेरा राज्य, उसमें ये ना हो कि कोई कुछ भी किसी के साथ करे, सबके अधिकार भी मेंटेन रहे, सब सुरक्षित भी रहे और सबको मिले भी सब कुछ, जैसे मनमानी कोई ना करे। तो उसके लिए मैंने रूल्स बनाए। अब रूल्स भी बहुत बारी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं। जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल्स ले लें, यहाँ का एग्जांपल ले लें, क्योंकि हम सब फेस करके आए ना, तो वो रूल्स भी सब ब्रेक कर रहे हैं। तो फिर मैंने पेनल्टी लगानी स्टार्ट कर दिया अब अपने सारी प्रजा पर, कि अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको 1000 रुपीज की ये पेनल्टी है, ये या फिर जेल भी हो सकती है या ये हो सकती है। ये सारा मैंने स्टार्ट किया, लॉ एंड ऑर्डर। तो यही नीति मैंने बनाई वहां पर, और इससे क्या हुआ, फिर काफी हद तक मेंटेनेंस लगी। लोगों को डर लगा कि वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या मुझे जेल जाना पड़ेगा या मेरी इंसल्ट होगी। इस तरह से जब मैंने किया तो फिर वो वापस से, मतलब काफी हद तक वो मेंटेन हो पाई मेरी राजनीति। हाँ जी। तो संगम युग वालों को, सतयुग वालों को कुछ ऐड करना है और कुछ याद आया? संगम युग की नीति क्या है, स्वराज्य की नीति क्या है? ओके। तो सतयुग में जैसे वो ताज तख्त की बात करी कि वो भूलते नहीं हैं, ताज तख्त हमेशा उस पे स्थित रहते हैं, जो बाबा कहते हैं। तो वो चीज सतयुग में नहीं होती है कि वो तख्त से उतर जाए या स्मृति का तिलक पुछ जाए, ऐसा नहीं होता। जी, और भाई जी जो जो ये यहाँ की द्वापर कलयुग की, इसमें क्या है, धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि विकार भी प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरे को क्या है, मैं देखती हूँ कि राजा जो है ना, उसके पास ज्यादा राइट्स है, जो सत्ता में है, जो उसके पास ज्यादा राइट्स है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये प्रवेशता हो रही है कि मुझे भी राजा बनना चाहिए, मैं भी मुखिया बनूं या मैं भी नेता बनूं। तो उसके लिए भी फाइट करने लगे। तो फिर उसके लिए भी लॉ बनाया गया कि हम एक वोटिंग सिस्टम बनाएंगे कि सब खड़े हो सकते हैं, जो भी लड़ना चाहे या राजा बनना चाहे वो खड़ा हो सकता है, और सब वोट करेंगे, और जो बहुमत से जीतेगा उसको राजा डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस तरह की रणनीतियां फिर मैंने द्वापर और कलयुग में बनाई, क्योंकि सबकी इच्छाएं बहुत जागृत हो रही हैं और सब चाह रहे हैं मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये करना है। तो वो सबको मैनेज करने के लिए मुझे बहुत सारे लॉज एंड ऑर्डर अप्लाई करने पड़े, लागू करने पड़े। तो आप तीनों जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट 3 नीतियों को, आपस में आप एक दूसरे से कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं अभी 3 मिनट्स के लिए। आप अपनी नीतियों का लेन देन कर सकते हैं। कुछ क्लैरिटी भी आप मांग सकते हैं कि कैसे आपके यहाँ क्या होता है। पहले मैं एक नीति में वो ऐड करना चाहूंगी कि पवित्रता ही आधार है, जैसे कि आपने पूछा था, तो उस समय मुझे नहीं क्लिक हुआ। तो इवन यहाँ पर भी संगम युग में भी पवित्रता आधार है हमारी नीति का। और नीति में हम ये भी है कि हम अपनी कर्मेंद्रियों को जब कंट्रोल में करना है तो हम एक, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी का हमें टाइटल देता है बाबा, तो हमें हम दरबार लगाते हैं, अपना दरबार लगाते हैं, ताकि हम स्थूल कर्मेंद्रियों को और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को हम कंट्रोल में कर सकें। तो हम, मेरे पास कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हमारे पास आ सके। तो ये ऐड करना चाहते थे। हाँ जी, तो बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट रीति से आज की मुरली में ये बताया है जो आपने बताया। बिल्कुल रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों कंट्रोल और रूलिंग पावर में है। और बाबा ने इसके लिए एक एग्जाम्पल भी बताया था स्थूल। कौन सा एग्जाम्पल था वो कंट्रोलिंग पावर के लिए? पहाड़, ऊंची पहाड़ पे जब कार जाती है तो कैसे पावरफुल ब्रेक चाहिए। हाँ जी, हाँ जी।
ब्रेक ले लीजिए। जी, तो संगम युग का थोड़ा क्लियर हुआ। और कोई सत्युग में आप ऐड करना चाहेंगे शिखा मैम? सत्युग में इसके लिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के लिए नहीं तो नहीं, मतलब सत्युग की नीति क्या है आपकी? अच्छा, तो जैसे यहाँ पर एक बाबा ने मेले का एग्जांपल दिया है कि कैसे संगम युग में जो मिलता है तो बिस्तरा खटिया भी नहीं मिलती है या फिर मिट्टी भी साथ साथ खाने को मिल जाती है। तो सतयुग में ऐसा कुछ नहीं है। सतयुग में सबके पास भरपूर है और सब कुछ जो है वो बहुत शुद्ध है, स्वच्छ है और रॉयल है। तो ये सब चीजें वहां पर नहीं होंगी ऐसा। एक्चुअली मतलब बाबा का जो फोकस था ना, मतलब स्टेट पॉलिसी क्या है, मतलब हाउ स्टेट शुड रन, वो स्टेट पॉलिसी का क्या पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, तो वो आपके सतयुग की पॉलिसी गाइडलाइन क्या है, मतलब हाउ शुड अ किंग बिहेव? सो एक्चुअली में पॉलिसी भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनहेरेंट है, इनबिल्ट है, नेचुरल है वहां पे कि जो भी राजा है या फिर इवन जो प्रजा है, राजा प्रजा एक समान है। तो ऐसा नहीं है कि देयर हैज टू बी अ डिस्टिंक्शन, एवरीबॉडी इज बिहेविंग एक रॉयल तरीके से। ओनली थिंग रोल में डिफरेंसेस है, बट अदरवाइज मेंटल स्टेटस में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड सब कोई एक जैसे ही काम कर रहे हैं। मतलब जो को मेहनत नहीं है, किसी के लिए भी मेहनत नहीं है, ना राजा के लिए मेहनत है ना प्रजा के लिए मेहनत है, केवल जो वो लोग अपना रोल प्ले करना है वो कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये राजा ऐसा करेगा प्रजा ऐसे करेगी, सबके रोल डिफाइंड है एंड इनहेरेंट है। एज इन किसी को एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन नहीं करना है, वो अपने आप ही एग्जिबिट करते हैं अपने रोल के अकॉर्डिंग जैसा करना है, बट स्थिति सबकी अंदर से सेम है। और बिकॉज अद्वैत राज्य है तो फिर वहां पे ऐसा भेद नहीं है कहीं से कि इस राज्य में ऐसा होता है या उस राज्य में ऐसा होता है, सब जगह एक समान होता है। शिखा बहन, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। जैसे कि आपने अभी बोला कि वहां पर कुछ ऐसे पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबकी मेंटल स्टेट सेम है, पर बाबा जैसे नंबरवार बोलता है, तो अभी हम जब यहाँ की बात करते हैं, संगम युग की बात करते हैं, संगम युग की बात करते हैं, तो संगम युग में बाबा नंबरवार इसलिए तो बोलता है क्योंकि हम पुरुषार्थ जो कर रहे हैं, मेंटल स्टेट हमारा उसी हिसाब से, यही वाला जो स्टेट है हमारा वहां जाता है सतयुग में। तो तभी प्रजा बनती है। जो राजा है उसकी मेंटल स्टेट हाई है और जो प्रजा है उसकी मेंटल स्टेट नीचे है, तभी वो प्रजा है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये मेंटल स्टेट सेम है? सो एक तो जो संगम युग है वो जो अभी हम लोगों ने डायग्राम देखा था वो एक्शन वाला स्टेट है और ये रिजल्ट वाला स्टेट है जो सतयुग है। सो इवन जो वहां से भी बन के आएंगे, क्योंकि सतयुग है ही एक जैसा, सब एक समान ही है, इसीलिए रोल में डिफरेंस आ जाता है लेकिन स्थिति में डिफरेंस नहीं आता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सतयुग में सब कोई सुखी होगा, सबके पास भंडार रहेगा, सब कुछ है, लेकिन कोई एक राजा होगा और कोई प्रजा में होगा। लेकिन फिर भी वहां पर क्योंकि कर्म अकर्म है तो कोई भी डिफरेंस नहीं है हम कैसा फील कर रहे हैं, बिकॉज सबकी आत्मिक स्थिति है, कोई भी आत्मिक स्थिति से हिलता नहीं है, कोई बॉडी कॉन्शियस में नहीं जाता है, इसलिए वहां पे स्थिति डगमग नहीं होती है, इसलिए स्थिति सेम है। इसके लिए सिर्फ रोल प्ले करते हैं और स्थिति समान रहती है क्योंकि सब आत्मिक स्थिति में है। और उसका तो एक ही यूनिवर्सल लॉ है कि जब आत्मिक स्थिति में है तो सब एक ही जैसा फील करेंगे। ठीक है, तो हमें ये समझ आया कि स्थिति का कोरिलेशन पद के साथ नहीं है, पद कैसा भी है पर स्थिति उसमें वो तो संगम युग में यही तो प्रैक्टिस करनी है कि पद कोई भी है लेकिन बहुत अच्छे से स्थिति समझ तो आया। सेम है। थैंक यू। ओम शांति। जी, तो मनसा देवी बहन कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। आप कुछ ऐड करना चाहते हो बहन? मुझे कह रहे भाई जी? नहीं, ये मनसा देवी बहन, उन्होंने हैंड रेज जी किया हुआ था। जी जी। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, बताइए। नमस्कार भाई जी। ओम हाँ जी, शांति। हाँ जी। सतयुग में ऐसे होगा कि 16 कला संपूर्ण तो सभी होंगे, तो उसमें स्नेह और संबंध की नीति होगी। 16 कला में परसेंटेज होगी। जैसे कोई कला फुल, जैसे राजा होगा तो राजा में तो 16 कला संपूर्ण 16 की 16 100% ही होंगी। और जैसे पद के अनुसार कलाएं तो होंगी बट परसेंटेज में होंगी राजा और प्रजा की। तो ऐसे नहीं होगा कि सारे, वैसे तो आत्म अभिमानी होंगे
सारे अच्छे बाबा के बच्चे जो इधर तैयारी कर रहे हैं वो सतयुग में जाएंगे, पवित्र आत्माएं होंगी। बट मेरे हिसाब से तो कलाओं का डिफरेंस तो होगा ही, संपूर्ण निर्विकारी जैसे। जी ओम शांति। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट 1-2 मिनट्स। हाँ जी, जी ओम भाई शांति। जी। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम कलप वृक्ष को देखते हैं तो उसमें सब देखिए, कोई जड़ों में है, कोई तने में है, कोई पत्ते हैं, तो इसलिए सबकी संपूर्ण स्टेज भी डिफरेंट डिफरेंट ही है। जैसे ब्रह्मा बाबा की 100% को हम संपूर्ण बोलेंगे, और दादियां हैं उनको 99, या कोई और उससे आगे कोई 98। हर की संपूर्ण स्टेज अलग है। जो तने में है वो 90 के ऊपर होंगे, जो पत्तों में है वो मतलब 80-90 के बीच में होंगे। तो जैसी संपूर्ण स्टेज अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू ड्रामा वैसा पद भी मिलता है ना। ओके, तो संपूर्ण, हाँ, अभी तो क्योंकि संपूर्ण, अभी हमारे पास टाइम कम है, थोड़ा रैपिड फायर राउंड में हम जाएंगे। हाँ, तो सभी के लिए क्वेश्चन है, खासतौर से हमारे पैनलिस्ट के लिए, कि आज बाबा ने नशे में रहने के लिए कौन सा पॉइंट बताया है मुरली में? बेफिक्र बादशाह और बेगमपुर के बादशाह। हाँ, मतलब वो लाइन क्या है जिसमें ये वर्ड आया है नशा? स्वराज्य का रूहानी नशा। स्वराज्य का रूहानी नशा, वो पूरी लाइन क्या है बता सकते हैं? एक्चुअली इसमें बाबा ने बाबा को भी सबसे बड़ा से बड़ा राज्य और सबसे बड़े से बड़ी बेगमपुर का, ऐसे बादशाह ने कहा सबसे बड़ा से बड़ा राज्य। हाँ जी, शिखा मैम कुछ कह रहे थे। तो इसमें बाबा ने पूछा कि स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है, ये बाबा ने एक क्वेश्चन पूछा नशे को लेके। दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। क्यों, किस बात में? कि इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो, तो इस बात का नशा है। और फिर नशे की बात वरदान में भी आई कि अगर हर कर्म में हमें अपना ब्राह्मण बनने का नशा हो तो सर्व हट चले मर्ज हो जाएंगे। हाँ जी, और बाबा ने कहा कि अभी जो स्वराज्य का नशा है, विश्व का राज्य भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। जी। तो ये ओम इतनी, शांति। हाँ जी, बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया, तो इसकी स्मृति कितनी रहती है? बाबा ने लगाया है, हम सब ब्राह्मण बने। तो देखें तो एक आत्मा जो ब्राह्मण नहीं है, अज्ञानी है, उसे हम स्वराज्य कहें तो वो स्वराज्य की अनुभूति नहीं कर पाएगी कि वो क्या है। जो अकाल तख्त तो बाबा ने कहा मैंने दिया है, तो उस अकाल तख्त की स्टेज पर स्थित हो जाना, ये हम सबको वरदान मिला है कि जैसे ही बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी हो, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, हम स्व में स्थित हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं। तो ये बहुत नशे की बात है कि बाबा ने हमें वो तिलक जन्मते ही लगाया है। ओम शांति। ओके। तो अभी नवा शाम के योग अभ्यास के लिए धीरे धीरे हम उस तरफ चलेंगे, और आज की मुरली का जो मुख्य थीम है उसका सभी मिलके अभ्यास करेंगे। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रिया कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।